महक को कुछ नहीं समझ आया, महक निकल गई। तुमको मतलब ऑनलाइन में इतना पढ़ाता हूँ, देखो समझ में नहीं आता क्या तुमको? मुझे समझता है। समझता है सर। फिर मतलब और कैसे पढ़ाना चाहिए अब यार, मतलब और क्या करूँ? सर हाँ मतलब अगर ऑफलाइन तुमको, हो गया ना, 1 मिनट। हाँ हाँ TIR फिर से स्टार्ट करते हैं। TIR वील स्टार्ट विद TIR, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दो, TIR कर लेते हैं फटाफट फटाफट। हाँ सो भाई साहब, TIR में ध्यान से देखो, एक सोर्स होता है, एक सोर्स को ही बार 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 रिफ्रैक्ट किया जाता है जब तक कि वो सोर्स रिफ्लेक्ट ना हो जाए। अब रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि TIR के कुछ केसेस होते हैं, याद रखना। TIR जब भी तुम बनाते हो या TIR जब भी तुम प्रूव करते हो, इट इज एक्चुअली नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट हमेशा डेंसर से रेयरर ट्रेवल करेगी, तो डेंसर टू रेयरर। क्या ये बात समझा? लाइट Yes. हमेशा डेंसर से रेयरर ही ट्रेवल करेगी, याद रखना। कौन से केस में? TIR के केस में। क्या बात समझ आया है? Yes. यस। तो मतलब सर, डेंसर से रेयरर ट्रेवल करेगा, मतलब मेरा पॉइंट सोर्स डेंसर में होना चाहिए। यस। सो ये जो मीडियम है ये डेंसर है, और ये जो मीडियम है ये रेयरर है। अब बताता हूँ रीजन, बाद में बताऊंगा इसका क्यों डेंसर और एरर। अब डेंसर में लाइट जा रही है, तो सबसे पहला लाइट यहाँ पे है, तो इसलिए μ1, और यहाँ पे है तो इसलिए μ2। अब μ2 μ1 नहीं, n2 n1 लिखते हैं, n2, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा n1। क्या बात समझा? n1 n2। क्या बात समझा? तो रेरर के लिए n2 चला गया क्योंकि रे बाद में आई है, और डेंसर के लिए n1 चला गया क्योंकि रे पहले आई है। अब देखो, अब तुमको भी पता है, अगर यहाँ पे मैं ऐसे इंसिडेंट करूं, तो बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? देख के बोलना, 90 नहीं बोलना, देख के बोलो। 0 डिग्री। शाबाश, 0 है। क्योंकि देखो इंसिडेंस और नॉर्मल एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, बराबर है? या यस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब भी 0 रहता है तभी रिफ्लेक्शन नहीं होता, इट इज प्योरली रिफ्रैक्शन। और रे सीधी की सीधी ऐसे ही निकल जाती है, क्योंकि अगर इंसिडेंट 0 तो रिफ्लेक्शन भी 0, रेस अनडेविएटेड, वो सीधी चली जाती है। क्या बात समझा? समझा। Yes. वापस एक बार बताओ या क्लियर है? क्लियर है। Clear. पक्का? हाँ। Yes. क्योंकि गाइस ऐसे रेस जब भी आती है ये पॉइंट पे, तो याद रखना हमेशा, ये हम प्रिज्म में तो वैसे करेंगे, लेकिन अभी भी बता दे रहा हूँ, ऐसी रेस के लिए इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज 0। जैसे ही इंसिडेंट एंगल 0 है तो रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, तो पूरा प्रोसेस रिफ्रैक्शन का होता है, और पूरा प्रोसेस रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट सीधी सीधी जाती है। अब मान लो ऐसा चाहिए, ऐसा हुआ, लेकिन साइंटिस्ट को ऐसा नहीं चाहिए था, साइंटिस्ट को तो रिफ्लेक्शन चाहिए था। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, साइंटिस्ट ने बोला रे को थोड़ी बेंड कर देता हूँ। अब रे को बेंड कर दी, और बेंड करके प्रोसीड करवाई। अब रे को बेंड करके प्रोसीड करवाई, तो रे गई ऐसे, ये हो गया नॉर्मल। अब खुद सोचो, रे डेंसर से रेरर जा रही है, तो बताओ बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई, तो ये रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ गया। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन है और ये इंसिडेंट है। क्या बात समझा? समझा। फिर से, अब साइंटिस्ट को रिफ्रैक्शन चाहिए ही नहीं था, साइंटिस्ट को तो रिफ्लेक्शन चाहिए था। बट साइंटिस्ट ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि भाई साहब रे पहले ऐसे गई थी, अब रे थोड़ी बेंड हो गई। तो साइंटिस्ट बोला शायद ऐसे बेंड होते 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 शायद रे ऐसी आई। तो उसने वही लॉजिक लगाया, रे को और ज्यादा बेंड किया। अब रे को जब और ज्यादा बेंड किया, तो रे को ऐसे बेंड किया। बात समझा? अब और हाँ। ज्यादा बेंड किया, तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और बढ़ गया। अब जैसे ही इंसिडेंट एंगल और बढ़ गया, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी और बढ़ गया, बराबर? बराबर। Yes. अब फिर भाई साहब साइंटिस्ट ने फिर से और बेंड किया, तो रिफ्रैक्शन एंगल सीधा सीधा 90 पे आ गया। अब साइंटिस्ट ने जैसे ही और बेंड करवा दिया, तो रिफ्रैक्शन एंगल सीधा सीधा 90 पे आ गया। तो भाई साहब यहाँ पे नॉर्मल बना लिया, तो रिफ्रैक्शन एंगल सीधा 90 पे आ गया। तो ये R की वैल्यू 90 हो गई और ये I हो गया। अब ऐसा पॉइंट जहां पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 आता था, वो पॉइंट को हम नाम देते थे क्रिटिकल पॉइंट, बराबर है? वो यस। पॉइंट को हम नाम देते थे क्रिटिकल पॉइंट। और ये क्रिटिकल पॉइंट में हमेशा याद रखने का, रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री
एंड इंसिडेंट एंगल को हम इंसिडेंट नहीं बोलते, वी कॉल इट एज इंसिडेंट एट Critical क्रिटिकल. angle. यस, क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल, बिकॉज ये पॉइंट को क्रिटिकल बोलते थे. अब ये पॉइंट के बाद आप कोई भी रे अगर इंसिडेंट करवाओगे, देखो ये पॉइंट के बाद आप कोई भी रे अगर इंसिडेंट करवाओगे, चाहे वो कोई भी सरफेस पे, तो भाई साहब वो सरफेस प्योरली मिरर जैसा बिहेव करेगी. मतलब Reflection होगा वहां से, फिर. यस, वहां से कोई भी चीज रिफ्रैक्ट नहीं होगी, सब रिफ्लेक्ट होगा. तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट. और इतना ही एंगल लेके भाई साहब ये मेरा हो गया रिफ्लेक्शन. क्या बात समझा? समझा. यस सर. तो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन, तो ये आई और ये आर. तो यहाँ पे चाहिए तो इसको मैं लिख देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इसको मैं लिख सकता हूँ रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, तो एक मेरी इंसिडेंट रे हो गई, एक मेरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई. अब यहाँ पे प्रोसेस के बाद रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया. तो ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे इसके बाद जितनी भी इंसिडेंट रे होगी सब रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो साइंटिस्ट ने ये पॉइंट के लिए कुछ थ्योरी बनाई. अब थ्योरी बनाई, देखो क्या बनाई. अब हम निकल रहे थे डेंसर से रेयर, और तुमको पता है मीडियम चेंज हुआ है तो एक लॉ हमेशा आता है जिसका नाम है स्नेल्स Snell's लॉ. law. बराबर है? यस. अब Yeah. स्नेल्स लॉ के हिसाब से मैंने फॉर्मूला लिखा डेंसर अपॉन रेयर मतलब n1 अपॉन n2. सो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन R. बराबर? यस. यस. n1 हाँ. तुम्हारा डेंसर है, n1 की वैल्यू n1 ही डाल दो. तो ये n1 डाल दिया. n2 रेयर है, रेयर की वैल्यू मैं 1 भी डाल सकता हूँ, और n1 की वैल्यू मैं n भी डाल सकता हूँ, क्योंकि n का मतलब है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू तो साइन IC आएगी, बट साइन 90, साइन R की वैल्यू हो गई साइन 90. क्या बात समझा? Yes. यस. यस. सो यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला आ गया, n इज इक्वल टू साइन IC, दैट इज IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n. क्या बात समझा? Yes. आप बताओ मैंने सही लिखा है कि मैंने गलत लिखा है? मुझे कुछ यहाँ पे गलत लग रहा है, जल्दी बताओ गलत है कि सही है. 1 मिनट रुको. सही है सर. देखो जरा अच्छे से. साइन आगा अपॉन आई आई आएगा, क्योंकि यस, मैंने अपने नोट्स में भी देखा. हाँ, क्योंकि ये बड़ा है, बड़े को बैलेंस करने के लिए बड़ा चाहिए, तो साइन R आएगा और नीचे आएगा साइन IC. तो यहाँ पे साइन 90 आएगा और यहाँ पे आएगा साइन IC. तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये साइन IC आ जाएगी. मैं वही बोल रहा हूँ, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ. तो साइन IC की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन n. तो IC की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन n. क्या बात समझा? या. यस. यस. जिसमें ये IC तुम्हारा क्रिटिकल एंगल है और ये n तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और ये IC तुम्हारा क्रिटिकल एंगल है. क्या बात सबको क्लियर है? यस. Yes. एक बार ये डेरिवेशन देख लो, बस इतना ही था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में. जल्दी जल्दी एक बार ये डेरिवेशन देख लो, बस इतना ही था TIR का केस. वैसे तो सारी चीजें ही तुमको दिख रही है. हाँ, क्या हुआ, कुछ डाउट? नहीं समझा. समझा. ओके, ओके, समझा, अच्छी बात. क्लियर है, आगे बढ़ा जाए. या. यस. यस. मुझे एक बात बताओ, बात तुम सब मोस्ट प्रोबेबली इसी के हो, अंधेरी के कि कांदिवली के भी कोई कोई है? कौन कौन है भाई साहब कांदिवली के? अच्छा, मेरे यू आर फ्रॉम कांदिवली और शफिया, अर्शिया. ओके, इतने तीन ही लोग, चार. चलो ठीक है, मतलब 8 अंधेरी 7 कांडीवली, तो भाई नहीं साहब एक नहीं मैं. नहीं सर, रुको मैं आपको बताती हूँ अंधेरी के कितने. रिया मौर्य अंधेरी की है, निकिता सिंह अंधेरी की है, दिया कदम अंधेरी की है, मैं अंधेरी की हूँ, बाकी सब कांदी वाली. अच्छा, बस ये चार ही अंधेरी के हैं? हाँ. वाह, शाबाश. मतलब
अंधेरी वालों में सिर्फ 4 लोगों को ही समझ आ रहा है। माइट बी। ओके ग्रेट, ठीक है। तो भाई साहब ये TIR है। अब ये TIR के साथ याद करो तो मैं एक और चीज मिक्स करता हूं जिसका नाम है ब्रेवस्टर लॉ। ब्रेवस्टर लॉ में भी याद है एक एंगल आया था, क्रिटिकल एंगल, याद आया? नहीं। वेव ऑप्टिक्स, ब्रेवस्टर लॉ। हाँ हाँ, पढ़ाया था सर ने, राइट, बट मुझे याद नहीं है। ठीक, एक काम करेंगे, ब्रेवस्टर लॉ के साथ इसको मैच कर बाद में लेंगे कि अभी कर लें? अभी। अभी कर लो सर, वो होता है ना n = 10 IP वो वाला। यस 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 यस, N2/N1 = 10 IC, याद आया? या हाँ। IP भी बोल सकते हो। IP मतलब पोलराइजिंग एंगल, लेकिन वो पोलराइजिंग एंगल को हम क्रिटिकल एंगल के बेसिस पे भी ले सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो देखते हैं, क्योंकि देखो जेई में एडवांस में वैसे सम्स आते हैं, मैं ये देख लेता हूँ कि पहले नीट में वैसे सम्स आते हैं कि नहीं। अगर आएंगे तो मैं तुमको कंसेप्ट बता दूंगा, अभी फिलहाल ओके। के लिए इतने कुछ डाउट आउट कर, बात समझा? यस। ओके सर। यस। जो मैं ब्रीवस्टर की बात कर रहा हूँ इसके साथ ये एडवांस के सम है, मतलब TIR के साथ ब्रीवस्टर को मिक्स करके इन लोग एडवांस में बनाते हैं, ताकि ये दोनों IP और IC को सेम मानते हैं, पोलराइजिंग एंगल और क्रिटिकल एंगल को सेम मान के करते हैं। तो पहले हम लोग एररलेस में सॉल्व करते हैं। एररलेस में अगर ऐसा एक आध दो सम भी आया तो मैं कंसेप्ट तभी के तभी बता के फॉर्मूले सॉल्व करके ये प्रॉब्लम ले लूंगा, समझा? ओके। ओके शाबाश। अभी फिलहाल इतना समझ आ गया तो मैं अब स्लैब की तरफ आगे बढ़, ये समझा TIR? यस। 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 अब भाई साहब TIR के बाद है स्लैब, तो याद रखने का स्लैब का जो क्वेश्चन है दैट इज डेविएशन थ्रू अ स्लैब या फिर शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। इसका क्वेश्चन ही हम अजीब तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं शिफ्ट फ्रॉम स्लैब। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट स्लैब से देखने के बाद हमको वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना शिफ्ट दिखाई देता है। तो ध्यान से देखना, डायग्राम ड्रॉ करके बनाऊंगा, समझ आएगा। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे स्लैब मान लूं तो लॉजिकली सोचो, स्लैब में रिफ्रैक्शन होने के लिए कितने सरफेसेस है, 1 2 या अनंत? 2। शाबाश, 2। एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो, सरफेस 1 सरफेस 2 बराबर है। बराबर। यस। अब देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, पहले तो मैं इसके डेरिवेशंस कर लेता हूँ जिसके हिसाब से हमको आंसर आएगा, फिर हम लोग ऐसे इसके वो कर लेंगे न्यूमेरिकल्स। अब इमेजिन कर लो, पहले तो मैं इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूँ कि जहां से अपनी लाइट गिरेगी और मस्त आएगी। तो मान लो यही है क्या, 1 2 3 4, बीच में सही, ये मान लो अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, और ये ऑब्जेक्ट को भाई साहब हमारी भारी भरकम आंखें यहाँ से देख रही है। बात समझा? यस। समझा। ठीक, ओके। अब सोचो, पहली रेस कैसे गिरेगी, देखो पहली रेस ऐसी जाएगी, ये नॉर्मल बनाएगी, बराबर है। एंगल थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ और ताकि तुमको चीजें अच्छे से दिखे। ये रे ऐसे गिरी, बराबर है कि नहीं बराबर है? अब ये रे जब ऐसी गई तो यहाँ से नॉर्मल मैंने बना दिया, ठीक, या। नॉर्मल बना लिया। यस यस। यस। अब देखो, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, बराबर। अब सोचो, दिस वाज योर इंसिडेंट रे, ये रेरर से डेंसर पे गई थी। अब बताओ, रेरर से डेंसर पे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। शाबाश। अब इसको जाना तो ऐसे था, ठीक, लेकिन ये हो जाएगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये बहुत हल्के से बेंड होती है, ध्यान देना।
बात समझा? यस। या अब ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। क्या बात समझा सबको? यस yes क्लियर है? ये क्यों नहीं कर पा रहा, जूम क्यों नहीं कर पा रहा? मैं स्पॉटलाइट हटाता हूँ। हाँ अब देखो, अब जूम है क्या? हाँ हाँ बराबर है। हाँ तो अब मैं स्पॉटलाइट भी कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ से रे ऐसे आई थी, यहाँ पे जाना स्ट्रेट था लेकिन ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो गिरी यहाँ पे, अब गिरी यहाँ पे तो यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनेगा, बराबर है। यस अब जब यहाँ पे फिर से नॉर्मल बना तो ये देखो ये वाला तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, दिखा? अब बताओ, यहाँ से रे को जाना ऐसे था, ध्यान से देखना, बट रे वो को अवे जाना जाएगी। ऐसे था। यस, बट वो कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब वो ऐसे जाएगी। बात समझा? बात क्लियर है? वो देखो और गई और ये एंगल बनाया। बात समझा? यस yes क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ जल्दी बताओ। clear जल्दी बताओ, समझा समझ आया नहीं समझ आया? समझा। देखो रे ऐसे जा रही थी, इंसिडेंट एंगल था, इंसिडेंट एंगल यहाँ पे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे जाके ये ऐसे बेंड होके ऐसे गई और ये तुम्हारा रिफ्रैक्शन एंगल बन गया, इसको आर नाम दे दिया, रिफ्रैक्शन एंगल। अब यहाँ से फिर से जाना इसको ऐसे ही था बट ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, तो ये वाले को तुम इमर्जेंट एंगल बोल सकते। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे था लेकिन पहले सरफेस की इमेज देखो कहाँ पे बनेगी। सिंस ये कहाँ हो गया, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। शाबाश। हाँ अगर मैं थोड़ा सा पीछे बनाऊं तो ध्यान से देखो, देखो दिख रहा है? ये देखो ये रेस को पेनिट्रेट कर दिया तो देखो इमेज यहाँ पे मिल रही थी थोड़ी दूर, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस। ये इमेज फर्स्ट सरफेस की, समझ आया नहीं समझ आया जरा बताओ? समझा। इमेज बाय फर्स्ट yes सरफेस। यस। ये हाँ देखो ये वाली रे को ही आगे पेनेट्रेट करवाया तो ये रे देखो यहाँ पे गई इमेज बाय फर्स्ट सरफेस। लेकिन अगर मैं यही यहाँ पे दिखाऊं, ये रे को देखो, ये वाली फाइनल रे को अगर मैं यहाँ पे पेनेट्रेट करवाऊं फाइनल रे को, तो देखो फाइनल रे से इमेज मुझे यहाँ पे दिखेगी। यस दिखा? हाँ अब ये है इमेज, ये आई डैश मान लो, ये आई डबल डैश मान लो, दैट इज इमेज बाय सेकेंड सरफेस। बात समझा? यस एक इमेज फर्स्ट सरफेस से, दूसरी इमेज सेकंड सरफेस से। क्या ये बात सबको क्लियर है? yes हाँ पक्का? हाँ yes यस। अब ये इमेज बाय फर्स्ट सरफेस, ये इमेज बाय सेकंड सरफेस, ध्यान से देखो। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ उस पे सुनो। सोचो ये ऑब्जेक्ट था, बराबर है? तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये इमेज बन गया, तो द इमेज फॉर द फर्स्ट सरफेस विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट चेक फॉर द फॉर द सेकंड सेकंड सरफेस। yes for सरफेस। second समझा या नहीं समझा? कभी भी समझा। याद रखना, yes इसमें शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब में, स्लैब के केस में हमेशा ये रूल याद रखना, इमेज फॉर फर्स्ट सरफेस is acting as an object for second surface। क्या बात समझा? समझा। यस। अब लॉजिकली मैं कुछ कुछ बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, ऑब्जेक्ट को मैंने x डिस्टेंस पे रखा था, तो ध्यान से देखो, देखो यहाँ से वही वाला यूज करने का, एपरेंट हाइट और रियल हाइट वाला। ठीक है? यहाँ से जब रेज निकल रही है एन से निकल रही है और एन ये मीडियम मतलब एयर से निकल रही है मीडियम की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1 और यहाँ पे मान लो n2। क्या बात समझा? सो लॉजिकली सोचो, मैंने तुमको अपरेंट डेप्थ के लिए एक फॉर्मूला दिया था, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू d डैश अपॉन d, याद आया?
yes sir. यस यस। और इसमें मैंने बोला भी था जहां पे भी रेस जाती है वो होता है N2 और जहां से रेस निकलती है वो होता है N1। याद आया? या Yes sir. यस, बराबर। यस सर Yes sir. यस, सो लॉजिकली सोचो। अब यहाँ से देखो, हाँ यहाँ से देखो रेस N2 पे जा रही है, सो फॉर्मूला आ जाएगा N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू डी डैश। डी डैश तो वो डिस्टेंस है जो निकालना है, डी मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है x। सो तुमको ये जो डी डैश मिलेगा ना, ये डी डैश मिलेगा, दैट इज पहले इमेज का डिस्टेंस मतलब आई डैश। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस मिल गया तुमको क्या, डी डैश। क्या बात समझा? या तो देखो डी डैश की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू को मैं n मान लेता हूँ या n2 मान लेता हूँ, या n2 का मतलब म्यू मान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n1 का मतलब तो 1 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लो या म्यू मान लो। तो n1 की वैल्यू 1, तो डी डैश की वैल्यू हो गई nx या म्यू x, तो डी डैश की वैल्यू हो गई nx। आप खुद सोचो, ये इमेज था सेकंड सरफेस के लिए, और ये इमेज जो था वो था डी डबल डैश, लेकिन ये सेकंड सरफेस से डिस्टेंस होगा क्योंकि इमेज सेकंड सरफेस से ली है तुमने। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। यस। ये जो इमेज बनी है ये तो सेकंड सरफेस से बनी है ना, तो डिस्टेंस भी तो सेकंड सरफेस से ही आएगा। बराबर? बराबर। यस, समझा? Yes sir. आप यस ध्यान से देखो, सेकंड सरफेस ये जो तुमने सॉल्व किया फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस, समझ आ रहा है कि कंफ्यूज हो गए? समझा। समझ आया। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है, तो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू डी डैश अपॉन डी। डी डैश का मतलब वो डिस्टेंस जो हमको फाइंड करना है, और डी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और n2 का मतलब जहां पे रेस जा रही है, तो n2 मतलब n में जा रही है, n1 का मतलब एयर, डी डैश का वैल्यू मतलब ये कैलकुलेट करना है, और डी मतलब x, दैट इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब डी डैश का वैल्यू हो गया nx, मतलब ये जो इमेज बनी है ना, इमेज फर्स्ट सरफेस से जिसका डिस्टेंस nx है, और यही nx will act as an object for the second surface। अब ये सेकेंड सरफेस में एक और चीज आएगा, थिकनेस ऑफ द स्लैब भी ऐड हो जाएगा। हाँ से देखो, फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस, देखो फिर से फॉर्मूला वही, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू डी डैश अपॉन डी, लेकिन अभी एयर कहाँ पे जा रही है? अब एयर कहाँ पे जा रही है? देखो सेकेंड सरफेस में रेट डेंसर से एयर गई थी, तो n2 यस की Yes. वैल्यू हो जाएगी 1 और n1 की वैल्यू हो जाएगी n, और ये डी डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। डी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ये जो इमेज है, ये इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस, तो nx प्लस t। क्या ये समझा या नहीं समझा? समझा। Yes sir. तो भाई साहब डी डबल डैश की वैल्यू हो गई nx प्लस t अपॉन n। आप ध्यान से देखो, डी डैश का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का पता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है मुझे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है x, लेकिन अगर मैं पूरे सरफेस से मानूंगा, दूसरे सरफेस से मानूंगा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाएगा x प्लस टी। बराबर है? बराबर है। Yes. तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज यहाँ पे था, फाइनल इमेज, तो तुमको नहीं लगता यही अपना शिफ्ट है? क्लियर? यस। यस देखो मुझे पता है कि डायग्राम बहुत खिचड़ी हुआ है, पर डायग्राम उतना खिचड़ी होगा ही, ये ऐसा डायग्राम है सर जब पर तुम बनाओगे तभी तुमको समझ आएगा। बात समझा? तो ऑब्जेक्ट से yes डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो होता है शिफ्ट। अब ऑब्जेक्ट से फर्स्ट सरफेस का डिस्टेंस था डी या एक्स, देखो ऑब्जेक्ट का फर्स्ट सरफेस से डिस्टेंस था एक्स, सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस आ जाएगा एक्स प्लस टी, तो देयरफॉर शिफ्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है x और प्लस t, तो ये हो जाएगा x प्लस टी, लेकिन इमेज डिस्टेंस क्या है? डबल डैश। डबल डैश का मतलब होता है nx प्लस टी अपॉन n। सो ध्यान से देखो यहाँ पे x प्लस टी तो वैसे का वैसे ही माइनस, n को डिवाइड कर लो x प्लस टी अपॉन n। बात समझा? अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, तो x प्लस टी माइनस x माइनस टी बाय n। ध्यान से देखो x और x कैंसल, फॉर्मूला आ गया t 1 माइनस 1 अपॉन n। क्या ये बात समझा? समझा। याद रखना ये n, ये जो 1 है ना,
ये वन को एक्चुअली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग और मीडियम बराबर है सराउंडिंग और मीडियम। क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता ना, तो ये n2 अपॉन n1 आता, यहाँ पे भी n2 अपॉन n1 होता, और यहाँ पे भी n2, ये n2 तो ऊपर चला गया 1, और ये n1 होता। बात समझा? सो वन जो है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, और एयर लिखो, और एयर लिखो, मीडियम मत लिखो, एयर। और ये n जो है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। बताओ ये बात समझ आई नहीं समझ आई? जल्दी समझा। बताओ, समझे? अगर तुमको जरा सा भी डाउट है तो तुम एक काम करो, वन की वैल्यू डालो ही मत, n को 1 मत डालो। मैं तुमको बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे n2 अपॉन n1 आ गया x की वैल्यू, यहाँ पे भी देखो n2 अपॉन n1 आ गया, तो ये n2 ही लिखो, 1 मत डालो, ठीक है? तो यहाँ पे भी तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ, d डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी n2 अपॉन n1, तो ये n2 ये n1, और यहाँ पे भी nx मतलब n2 अपॉन n1 है, ठीक है? तो n2 अपॉन n1, ठीक। अब ये पूरा सॉर्ट आउट करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे n2 हो जाएगा, यहाँ पे n1 हो जाएगा, ये n2 अपॉन n1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी तुम्हारा क्या आ जाएगा x प्लस t, ठीक है? तो यहाँ पे देखो n2 अपॉन n1 तो वैसे का वैसे n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो x प्लस t में x और x तो कैंसिल होने वाला है, ठीक, हाँ। और t, जिसकी वजह से n1 स्क्वायर की वैल्यू बाद में ऊपर आ जाएगी, तो ये तुम्हारा n2 हो गया, ये भी n2 हो गया, ये n1 हो गया। एक बार चेकआउट कर लो जो किया है वो समझा या नहीं समझा? समझा। यस। तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, शिफ्ट चाहिए? के लिए ना? हाँ, ये शिफ्ट के लिए, शिफ्ट के लिए तुमको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके। शिफ्ट के लिए तुमको यही फॉर्मूला याद रखना, और यही फॉर्मूला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर n2 n1 के फॉर्म में याद रखना है तो वैसे ही याद रखो, म्यू के फॉर्मूले में याद रखना है तो n के फॉर्मूले में भी याद रख सकते हो। n का मतलब हो जाएगा t 1 माइनस 1 अपॉन n। अगर t n की वैल्यू 1 मान लेनी है तो ये फॉर्मूला भी है t 1 अपॉन n, तो ये तुम्हारा शिफ्ट का फॉर्मूला है, समझा? समझा। यस। शाबाश। सो भाई साहब, अभी ग्लास स्लैब हो या जो भी हो, अपने को ऐसे ही शिफ्ट निकालना पड़ेगा। और याद रखना, पूरा फॉर्मूला कहीं पे यूज नहीं होता, क्योंकि पूरे फॉर्मूले से तुम करने जाओगे तो तुम फंस जाओगे। इसीलिए सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखो, मैं शिफ्ट के लिए यही फॉर्मूला यूज करूंगा, जिसमें ये टी था थिकनेस ऑफ द स्लैब, चाहिए तो यही रटो, थिकनेस ऑफ स्लैब, और भाई साहब ये n था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या ये बात समझा? मुझे भी हाँ। पता है तुम यही रटने वाले हो, तो यही रट लो, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही सारे सम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। बात समझा? समझा। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था। ओके। और ये फ्रैक्शन के सारे सम करके आए ना? यस, रिफ्रैक्शंस के सम तुम्हारे होमवर्क है नेक्स्ट टाइम के लिए। और जो भी डाउट्स स्पेकल में रहेगा वो कर। पूछ लेना मुझे। बात समझा? हाँ। जो भी डाउट्स रहेगा वो पूछ लेना, बाकी यस। रिफ्रैक्शन के सम भी सॉल्व कर, क्योंकि अभी 1:30 बजे फिर लेक्चर हो जाएगा। तो चलो इतना ही ओके। आज के लिए फिलहाल हम लोग कर रहे हैं। बात समझा? चलो बाय। ओके। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।